हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 30। वंश को बारिश में भीगते देखकर पूर्वी को अच्छा नहीं लगा। उस पर निशी ने वंश को माफ करने से भी मना कर दिया। ये जानकर पूर्वी को गुस्सा आने लगा। उसने एक नजर वंश को देखा जो कि भीगने की वजह से अब कांपने लगा था। पूर्वी खिड़की से हटी और अंदर आई तो देखा निशी किसी से फोन पर लगी हुई है। पूर्वी निशी से बात करना चाहती थी, लेकिन निशी को बिजी देखकर पूर्वी अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर बैठकर वह वंश और निशी के बारे में सोच ही रही थी। सोचते सोचते वह बिस्तर पर लेट गई और उसे कब नींद आई उसे पता नहीं चला। निशी भी बाहर टीवी देखते देखते सोफे पर सो गई। सुबह निशी की आंख खुली तो वह उठी और बाथरूम चली गई। सुबह के 6 बज रहे थे। पूर्वी भी सुबह उठी और अंगड़ाई ली। उसने कमरे की खिड़की के बाहर देखा, बारिश अब रुक चुकी थी। पूर्वी को वंश का ख्याल आया तो वह जल्दी से खिड़की की तरफ आई। पूर्वी ने खिड़की खोली और देखा वंश अभी भी वहीं खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो रात भर यहीं था और थकान और नींद उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही वह काफी उदास नजर आ रहा था। पूर्वी वहीं खड़ी रही, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। निशी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसने पूर्वी को खिड़की पर देखा। निशी पूर्वी के पास चली आई। उसने देखा वंश अभी भी वहीं खड़ा है तो निशी को अब मन ही मन वंश के लिए हमदर्दी होने लगी और उसने थोड़ा उदास होकर कहा, ये अभी तक यहीं खड़ा है। पूर्वी ने सुना तो गुस्से से निशी को देखा और कहा, हाँ, और तुम इतनी पत्थर दिल हो कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वी अंदर आ गई। उसे गुस्से में देखकर निशी भी उसके पीछे चली आई और कहा, मुझे फर्क पड़ता है। नो निशी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ एक सेल्फिश लड़की हो जिसे सिर्फ अपनी फीलिंग्स की फिक्र है। तुम्हें बस यहाँ सॉरी बोलने के लिए वंश आया था, लेकिन तुमने उसे माफ करना तो दूर, उसका सॉरी तक एक्सेप्ट नहीं किया। वो रात भर बारिश में भीगता रहा और तुम आराम से सो रही थी। पूर्वी ने कहा। पूर्वी, तुम क्या होश में हो? क्या बकवास कर रही हो? निशी ने कहा। और रियली निशी, मैं बकवास कर रही हूँ? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम सिर्फ वंश से सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि वो तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट नहीं आया। वो एयरपोर्ट आया था निशी, लेकिन तुम तब तक जा चुकी थी। ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। जब तुमने उसे मुंबई आने की बात बताई तो वो नींद में था, इसलिए उसे ये सब याद नहीं रहा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने उसे इतना टॉर्चर किया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे वंश के कहने पर नहीं डांटा, बल्कि वो भी तुम में आए बदलाव को साफ देख रहे थे, जो मैंने देखे थे। फिल्म सिटी में तुमने सबके सामने वंश को इतना सब सुनाया और इसके बाद भी वो तुमसे माफी मांगने यहाँ आया, और कल शाम से वो सिर्फ तुम्हारी माफी के लिए वहां खड़ा है, बिना इस बात की परवाह किए कि ऐसी बारिश में वो बीमार भी पड़ सकता है। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम जब बनारस में थी तब क्या उसने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़ा था? मुझे नहीं लगता ऐसा उसने कुछ किया होगा, क्योंकि वो लड़का अपनी जिम्मेदारियां और अपनी मर्यादाएं जानता है। मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ और उससे सिर्फ 2 बार मिली हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि वो लड़का कभी किसी लड़की को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। लेकिन तुमने उसके साथ जानबूझकर ये सब किया, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए। मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। तुम वंश के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो निशी? कहते कहते पूर्वी की आंखों से निशी के लिए गुस्से के भाव झलकने लगे। निशी को एहसास हुआ कि पूर्वी की कही एक एक बात सही है। उसने वंश के साथ जो किया वो गलत था। वह वंश को देखने खिड़की पर आई, लेकिन उसने देखा वंश वहां से जा चुका था। रात भर बारिश में खड़े होने के बाद वंश को एहसास हुआ कि निशी उसे माफ नहीं करेगी। उदास सा वंश वहां से घर के लिए निकल गया। वंश ठंड से कांप रहा था। कैब ड्राइवर ने जब देखा तो सीट पर पड़ा तौलिया वंश की ओर बढ़ाकर कहा, सर, ये लीजिए, अपना सर पोंछ लीजिए, आप शायद बारिश में भीग गए थे। थैंक्स। वंश ने तौलिया लेकर अपना सर पोंछते हुए कहा। वैसे मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब शुरू हो जाए। यहाँ का मौसम बाकी शहरों से अलग ही चलता है। वैसे आप यहाँ के नहीं लगते? ड्राइवर ने पूछा। मैं बनारस से हूँ, यहाँ मुंबई अपने सपने पूरे करने आया हूँ, वंश ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। यहाँ सब अपने सपने लेकर ही आते हैं सर, पर सबके सपने पूरे नहीं होते। सपनों के लिए किस्मत भी तो जरूरी है। आपकी अच्छी किस्मत है सर, ड्राइवर ने कहा। शायद नहीं,
और शायद हाँ, वंश ने सोचते हुए कहा। यह ना निशी को लेकर था और हाँ उसके सपने को लेकर। गाड़ी अपनी स्पीड में चलती रही। बारिश होने की वजह से हल्की ठंड हो चुकी थी। वंश के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी एक चाय की टपरी पर रोक दी। वंश गाड़ी से नीचे उतरा और टपरी पर चला आया। उसने 2 कप चाय देने को कहा। वंश ने चाय का कप लिया और पीने लगा। चाय पीते हुए वंश ने सामने उगते सूरज को देखा, जिसे देखते हुए वंश को एकाएक बनारस की याद आने लगी। उसने महसूस किया बनारस में सब कितना अच्छा था, वहां कितना अपनापन था, और यहाँ मुंबई में जिन्हें वह अपना समझता था उन्होंने उसके साथ गैरों जैसा बर्ताव किया। वंश को अपने सीने में एक चुभन का एहसास होने लगा। उसने अपनी चाय खत्म की और पैसे चुकाकर वापस गाड़ी की तरफ चला आया। वंश गाड़ी में आ बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद गाड़ी नवीन के घर के सामने आकर रुकी। वंश नीचे उतरा, पैसे दिए और अपना बैग लेकर घर के सामने चला आया। अंदर आकर वंश ने बेल बजाई। दरवाजा मेघना ने खोला। वंश को सामने देखकर उन्होंने कहा, वंश आओ, अंदर आओ। कल रात तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे और नवीन को कितनी टेंशन हो रही थी। तुम ठीक हो ना बेटा? वंश अंदर आया और कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। वो शूटिंग का पहला दिन था तो वहां थोड़ा टाइम लग गया, और फिर आते आते बारिश होने लगी। मुंबई में मेरे कुछ दोस्त हैं तो मैं उन्हीं के पास रुक गया था। बारिश में भीगने की वजह से मेरा फोन बंद हो गया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी और नाश्ता बनाती हूँ, मेघना ने कहा। वंश बिना कुछ कहे गेस्ट रूम की तरफ चला गया। उसने बैग से कपड़े लिए और नहाने चला गया। नहाने के बाद वंश को थोड़ा अच्छा लग रहा था। नहाकर उसने कपड़े पहने और बाहर चला आया। मेघना तब तक उसके लिए चाय नाश्ता लगा चुकी थी। वंश हॉल में पड़े सोफे पर आ बैठा। मेघना ने उसे नाश्ता और कॉफी लाकर दी। वह चुपचाप नाश्ता करने लगा। मेघना भी अपनी कॉफी लेकर सोफे पर आ बैठी और कहा, कल शाम से निशी भी घर नहीं आई है। नवीन ने बताया बारिश की वजह से वो पूर्वी के घर रुक गई। क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? मेघना की बात सुनकर वंश की आंखों के सामने वो पल आ गया जब निशी शूटिंग पर सबके सामने उस पर चिल्लाई थी। वंश कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, नहीं नहीं आंटी, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मेघना, मेरी कॉफी कहाँ है? नवीन ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। मैं किचन से लाती हूँ, मेघना ने कहा। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं ले लूंगा, कहकर नवीन खुद ही किचन की तरफ अपने लिए कॉफी लेने चला गया और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। वंश का उतरा हुआ चेहरा देखकर नवीन ने कहा, क्या हुआ वंश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तुम कुछ थके थके से लग रहे हो। थका थका तो लगेगा ना नवीन, तुम नहीं जानते ये शूटिंग वाले आर्टिस्ट को कितना परेशान करते हैं। एक एक सीन के लिए न जाने कितने शॉट देने पड़ते हैं। वंश, इसके बाद तुम अपने कमरे में आराम कर लेना, मेघना ने कहा। अंकल, आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वंश ने कहा। हाँ कहो ना, क्या बात है? नवीन ने कहा। माँ ने बताया था कि इस बार जब मैं मुंबई आऊंगा तो मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने मेरे लिए फ्लैट बुक किया है, जिसके बारे में मैं आपको पता है। मैं जिस सीरीज में काम कर रहा हूँ उसकी शूटिंग कल से शुरू हो चुकी है, इसलिए अब मेरा घर से जाने और वापस आने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा। डोंट माइंड अंकल, बट मैं चाहता हूँ मैं अब से अपने फ्लैट पे रहूँ, ताकि मेरी वजह से आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। यहाँ रहकर मुझे कभी नहीं लगा मैं अपने घर से दूर हूँ। तो क्या मैं अपने फ्लैट पर जा सकता हूँ? वंश ने कहा। मेघना ने सुना तो उसे वंश का जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह वंश को रोक भी नहीं सकती थी। नवीन ने ही सारिका के कहने पर वंश के लिए फ्लैट बुक किया था, इसलिए वह भी वंश को रोकना नहीं चाहता था। फिर भी उसने कहा, ठीक है वंश, लेकिन तुम चाहो तो कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हो, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू अंकल, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा, इसलिए मुझे लगा आज सही रहेगा। वैसे भी शूटिंग में बिजी होने के बाद मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, वंश ने कहा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम नाश्ते के बाद चलते हैं, नवीन ने अपनी कॉफी खत्म करके कहा। वंश ने कहा और अपना नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद वंश उठा और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगा। उसने अपना सब सामान पैक किया और बैग से तोहफे निकाले, जिन्हें वह नवीन और मेघना के लिए लेकर आया था।
वंश ने नवीन और मेघना को तोहफे दिए। मेघना साड़ी देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई। ये देखकर वंश ने उन्हें गले लगाया और कहा, डोंट वरी आंटी, जब आप कहेंगी मैं आपसे मिलने आऊंगा। मेघना ने अपने आंसू पोंछे और वंश के ललाट को चूम कर कहा, अपना ख्याल रखना और भूलना नहीं, ये घर भी तुम्हारा अपना घर है। नवीन ने वंश के बैग उठाए और उसे बाहर आने को कहा। वंश के पास एक तोहफा और था जो कि निशी के लिए था। वंश ने देखा मेघना किचन में है तो वह चुपचाप निशी के कमरे में आया और ड्रेसिंग पर अपना तोहफा रख दिया, साथ ही एक चिट भी जिसमें निशी के लिए एक मैसेज था। वंश बिना वक्त गवाए नीचे आया और घर से बाहर चला गया। मेघना भी उसे बाय बोलने बाहर आई। वंश ने मेघना को बाय बोला और नवीन के साथ वहां से निकल गया। इंदौर पुलिस स्टेशन। सुबह के 6 बजे अपने कैबिन में बैठा शक्ति अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। कुछ देर बाद कांस्टेबल हाथ में चाय का ग्लास लेकर आया और टेबल पर रखते हुए कहा, सर आपकी चाय। थैंक यू, शक्ति ने कहा। सर बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछें, कांस्टेबल ने कहा। हाँ पूछो, शक्ति ने कहा। सर कल शाम से ही आप यहीं हैं, रात में भी घर नहीं गए, क्या आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कांस्टेबल ने डरते डरते पूछा, क्योंकि शक्ति की वजह से उसे कल शाम से शक्ति के साथ यहीं रुकना पड़ा था। शक्ति ने सुना तो कांस्टेबल को देखने लगा, जिससे कांस्टेबल मन ही मन घबरा गया और खुद को कोसने लगा कि इसने ऐसा सवाल क्यों किया। कांस्टेबल की बुझी आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर शक्ति को याद आया कि वह कल शाम से यही है और उसके साथ कांस्टेबल भी। हाँ, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल है, हम डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तुम्हें घर जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी देर में हम भी यहाँ से निकल जाएंगे, शक्ति ने कहा तो कांस्टेबल ने राहत की सांस ली और शक्ति को सैल्यूट कर वहां से चला गया। शक्ति जिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि काशी से जुड़ा था और शक्ति नहीं चाहता था कि काशी की इमेज पर कोई आंच आए, इसलिए अकेले ही सब कर रहा था। शक्ति ने अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकल गया। रास्ते भर शक्ति अपने ही ख्यालों में उलझा रहा। काशी से उसकी आखिरी बार बात तब हुई थी जब काशी ने उसे मंदिर आने के लिए कहा था और शक्ति ने मना कर दिया था। उसके बाद शक्ति को इतना टाइम नहीं मिला कि वह काशी को फोन कर सके और ना ही काशी ने उसे कोई फोन किया। शक्ति काशी के बारे में सोचते हुए गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक से उसे गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ा। सामने एक गाय का बच्चा आ गया था। अगर शक्ति समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो बच्चे को चोट लग जाती। शक्ति ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंदकर सर सीट से लगा लिया। अगले ही पल शक्ति की गोद में एक पेपर आकर गिरा। शक्ति ने आंखें खोली। उसने अपनी गोद में पड़े कागज को उठाया और देखा, जिस पर लिखा था, काशी सिर्फ मेरी है, उससे दूर रहो। शक्ति ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और सड़क पर गाय के बच्चे के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शक्ति उस अनजान शख्स को ढूंढते हुए कुछ दूर गया भी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। शक्ति ने हाथ में पकड़े कागज को देखा और फिर उसे फाड़ कर फेंक दिया। शक्ति वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला आया। शक्ति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन था जो उसके साथ आंख मिचोली खेल रहा था, और आखिर ये कौन था जो ऑटो लेकर इतनी तेज गुजरा है, वो भी दोपहर के इस समय। खैर, ये था मैं तेरी हीर भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ।